स्वागत है दोस्तों। आज के इस एपिसोड में बहुप्रतीक्षित और काफ़ी डिमांडेड डिमांडेड था कैलेंडर शुरू करते हैं, है ना। कुछ लोगों को देख के उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि सर कैलेंडर पढ़ाइए। कोडिंग डिकोडिंग का 6 एपिसोड हो चुका है, अब कैलेंडर की तरफ। सबसे पहले कैलेंडर जानते हैं क्या होता है। कैलेंडर क्या होता है भाई? कैलेंडर वो है जिसमें एक वर्ष का कंप्लीट हमको ज्ञान होता है, अर्थात जिसमें महीने होते हैं, अ, तारीख होते हैं, दिन होते हैं और सप्ताह होते हैं। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या है? सप्ताह है, क्योंकि 7 दिन बाद और 7 दिन पहले फिर पुनः वही दिन आते हैं, ठीक है ना। तो कैलेंडर का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थात किसने किया था? तो सर्वप्रथम अगर प्रयोग कहें कि सबसे पहले जो कैलेंडर बताया वो जूलियस सीजर द्वारा निर्मित कैलेंडर था। और पॉप ग्रेगरी, जो वर्तमान में हम जिस कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, वो पॉप ग्रेगरी रोम के एक प्रीस्ट थे, एक चर्च में प्रीस्ट थे, पुजारी जिसे बोलते हैं, पॉप ग्रेगरी। पॉप ग्रेगरी, ठीक है ना। तो पॉप ग्रेगरी थे अर्थात पॉप ग्रेगरी जो थे, इन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया था। और इनके आधार पर जब इन्होंने निर्माण किया कैलेंडर का, तो आज हम जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उसे ग्रेगरियन कैलेंडर क्या बोलते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर, ठीक है ना। और ये रोम के रहने वाले थे, इसलिए इसे रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमन कैलेंडर। तो अर्थात आज के समय में जो हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वो पॉप ग्रेगरी के द्वारा निर्मित कैलेंडर है, अर्थात पॉप ग्रेगरी ने उस कैलेंडर का निर्माण किया था, ठीक है ना। तो ग्रेगरियन कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। आज के समय में जो पृथ्वी पर कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगरियन कैलेंडर चल रहा है। अर्थात ग्रेगरी साहब ने जो कैलेंडर दिया वही सारी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग हो रहा है, गजट भी उसी से निकल रहा है। इसी का मतलब सारी जगहों पर ही। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स, जो किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने की मान्यता देती है। लगभग 226 देश अपने आप को राष्ट्र घोषित करते हैं, जिसमें से 206 देशों को ये राष्ट्र होने की मान्यता प्रदान करती है। तो इन सभी जगहों पर जिस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर। इसी को बोलते हैं अर्थात रोमन कैलेंडर, या फिर क्या बोलते हैं? अर्थात ग्लोबल कैलेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर पूरी धरा पे प्रयोग हो रहा है, इसलिए ग्लोबल कैलेंडर की बात। तो सबसे पहले तो ये हम जान गए हैं कि कैलेंडर वर्तमान में जो प्रयोग कर रहे हैं वो ग्रेगरी साहब के द्वारा निर्मित किया गया कैलेंडर है। उसी कैलेंडर का हम प्रयोग कर रहे हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर, क्योंकि रोम के रहने वाले थे इसलिए इसे रोमन कैलेंडर। ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर का अगर पहला दिन कहा जाए कि ग्रेगरी साहब ने पहला दिन क्या दिया, तो जो पहला दिन था इसका, समझ लीजिए पहला दिन था, वो पहला दिन था सोमवार। क्या था? सोमवार था, ठीक है। पहली तारीख क्या थी? फर्स्ट तारीख जो थी, 1 तारीख थी। क्या थी? 1 तारीख थी, ठीक है ना। और सन कौन सा था? एक सन, अर्थात एक से शुरू हुआ, 1 2 3 4, आज हम 2025 में चल रहे हैं। 1 तारीख से शुरू हुई, 30 29 और 31 तारीख तक आया, सोमवार से शुरू होकर सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार तक फिर सोमवार। इसीलिए मैंने कहा था कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सप्ताह। क्या होती है? सप्ताह कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए हैं, ठीक है ना। अब सब बात आती है कि हर चीज का एक आधार है, हर चीज का क्या है? एक आधार है। वैसे ही कैलेंडर का भी एक आधार है, अर्थात कैलेंडर जो बनाया ग्रेगरी साहब ने उसका भी एक आधार है, ठीक है ना। और किस आधार पर बनाया? तो इन्होंने सौर मान के आधार पर बनाया। किस आधार पर बनाया? सौर मान, जिसे सोलर वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर वैल्यू, सौर मान के आधार पर, जिसे सोलर वैल्यू, यस भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सोलर वैल्यू। अर्थात इनका कैलेंडर तो था निर्मित था वो एक सौर मान को आधार मान के। सौर मान सबसे पहले जान लेते क्या है। ज्योग्राफी के जो छात्र होंगे या वैसे भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। सौर मान वो होता है जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है।
अर्थात सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेती है, अर्थात उसी को हम बोलते हैं एक सौरमान। तो एक सौरमान की वैल्यू कितनी होती है जानते होंगे आप लोग, ठीक है। एक सौरमान की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो सौरमान की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, 47.5 सेकेंड, ठीक है ना। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। तो ये जो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड है, जब आप किताबों में देखेंगे, किसी ज्योग्राफी के बुक में देखेंगे, तो वहां पर क्या लिखा मिलेगा, 365 दिन 6 घंटे लगभग, क्या मिलेगा, 365 दिन 6 घंटे लगभग लिखा मिलेगा, ठीक है ना। ग्रेगरी साहब ने जब कैलेंडर का निर्माण किया उन्होंने, तो क्या किया उन्होंने, इस 365 दिन को ले लिया और 365 दिन को लेकर उन्होंने वर्ष बना दिया। फिर इसको 6 घंटे को उन्होंने छोड़ दिया, 6 घंटे को छोड़ दिया। अब जब 6 घंटे को छोड़ दिया, समझिएगा बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई रट्टा वट्टा नहीं मारने की जरूरत है ना, लीप ईयर कैसे आया वो चीज मैं दिखा रहा हूँ। 365 दिन ले लिया और 6 घंटे को इन्होंने छोड़ दिया, तो एक वर्ष बीता, 1 ईयर बीता और ये 6 घंटे, फिर एक साल बीता और ये फिर 6 घंटे बचे रह गए, फिर एक साल बीता और ये 6 घंटे बचे रह गए, फिर एक साल बीता और ये 6 घंटे बचे रह गए। तो अब देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4, कितने वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, और 6 6 6 6 24 घंटे। और आप जानते हैं 24 घंटे बराबर एक पूरा दिन और रात, मतलब एक दिन कंप्लीट जिसे बोलते हैं हम 24 घंटे। अब 4 वर्ष पर क्या हुआ, ये 24 घंटे बढ़ गए। अब 24 घंटे बढ़ गए मतलब एक दिन बढ़ गया। अब इन्होंने जो 365 दिन का वर्ष बनाया था, अब इनको वर्ष में क्या करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा। वो कैसे करना पड़ा मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना, ले लीजिए, ठीक है ना। आगे मैं बताऊं, अब जब ये एक 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 4 घंटे वर्ष हो गए, 24 घंटे बढ़ गए, तो इन्होंने वर्ष में फिर मॉडिफिकेशन किया। और मॉडिफिकेशन कैसे किया, ठीक है ना, जानते हैं कैसे मॉडिफिकेशन होता है। इन्होंने क्या किया, जब 24 घंटे वो बढ़ गए 4 वर्ष में, ठीक है ना, तो इन्होंने वर्ष को विभाजित किया 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में विभाजित कर दिया। अर्थात एक तो 365 दिन का वर्ष बनाया और एक 366 दिन का वर्ष बना दिया। एक दिन जो बढ़ा था 366, तो 365 जो दिन थे ये जनरल ईयर थे। क्या थे, जनरल ईयर थे, मतलब साधारण वर्ष जिसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष। और जो 366 दिन था इसे अधिवर्ष, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर, लीप ईयर अर्थात अधिवर्ष, ठीक है ना। अब इन्होंने अब ये लीप ईयर कहाँ से निकल के आया, अभी मैंने बताया। और लीप वर्ष कितने साल में ये एक दिन बढ़े थे, 4 साल में। तो ये लीप वर्ष इसीलिए बोलते हैं सब लोग कि प्रत्येक 4 वर्ष पर आता है। कितने वर्ष पे आता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर आता है। लीप ईयर कितने वर्ष पे, 4 वर्ष पे। क्यों आता है, क्योंकि 4 वर्ष में 6 6 घंटे जो होते हैं वो 24 घंटे के रूप में तब्दील हो जाते हैं, और जिससे ये लीप ईयर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष पे आता है। क्यों, क्योंकि अर्थात 24 घंटे जो होते हैं वो कितने वर्ष पे कंप्लीट होते हैं, 4 वर्ष पर, ठीक है ना। तो ये तो 366 दिन का जो होगा इसे अधिवर्ष या लीप ईयर, 365 साधारण वर्ष कहेंगे। और इन्होंने जो दिन में जो ये एक वर्ष एक दिन ऐड किया, सॉरी एक वर्ष में एक दिन जो ऐड किया उन्होंने, वो एक दिन किसमें ऐड किया था, इसमें फरवरी में। किसमें ऐड किया था, फरवरी। इसमें 29 की होती है फरवरी, और इसमें जो होती है वो फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। क्लियर हो गया। अर्थात लीप ईयर कितने वर्ष पे आएगा, प्रत्येक 4 वर्ष पर। अर्थात 365 दिन जो होंगे वो साधारण वर्ष और 366 वर्ष, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहें कर लीजिए। ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी आपको। अगर कहीं नहीं स्पष्ट हुई होंगी तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है या कहाँ दिक्कत। ध्यान से देखेंगे
समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्ष में। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं जर्नल ईयर। कौन सा ईयर? जनरल ईयर। जिसे क्या बोलते हैं हम? साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? वह वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं। 4 से पूर्णतया, पूर्णतया मतलब कंप्लीटली, 4 से पूर्णतया विभाजित, विभाजित 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है ना। वह वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? साधारण वर्ष कहलाते हैं। अब अगर शताब्दी की बात आती है, शताब्दी मतलब क्या होता है? 100, जिसके साथ 100 लगा हो। 100, 200, 1100, 2000, 2100, 2200, 4100, है ना, 4500, 8100, क्या, ये सब शताब्दी, इसमें 100 लगा, जिसके पीछे 2 जीरो लगा हो। जैसे 1900, 1800, 1857 की क्रांति बोलते हैं ना, तो उसमें अगर सिर्फ 1800 की बात करें तो क्या होगा? 1800 की बात करें तो 1800 एक शताब्दी होगा, ठीक है ना। तो वर्ष की अगर देखें तो वर्ष किससे भी डिवाइड नहीं होते हैं? वर्ष किसने? 4 से विभाजित नहीं होते हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। अगर शताब्दी की बात करें तो वो शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते, नहीं होते हैं, ठीक है ना। कौन? शताब्दी। ऐसी शताब्दी जो 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है क्या कहलाती है? साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? जो 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष होते हैं। और वो साधारण वर्ष क्या होते हैं? जो 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं। क्लियर हो गया ना दोनों? साधारण शताब्दी वर्ष और साधारण वर्ष, ठीक है ना। अब दोनों में जैसे, अब वैसे देखो, शताब्दी और वर्ष में अंतर समझो। जैसे लिखा है 1857, अब इसमें 2 चीजें हैं, क्या क्या है 1857 में? एक तो 1800 है, ठीक है, और एक 57 है। इसी को जोड़ के तो 1857 बना है। तो 1800 क्या है? शताब्दी है, सेंचुरी है, क्या है? शताब्दी है। और 57 क्या है? ये वर्ष है। क्लियर है ना? 1857, जिसे कहें 1947। 1947 में 2 चीजें जुड़ी हैं, क्या? एक है 1900 और एक है 47। तो 1900 प्लस 47 बराबर 1947। तो ये जो 1900 है ये क्या है? शताब्दी है। क्या है? शताब्दी है। और 47 क्या है? वर्ष है। क्लियर है ना? जैसे हम इसमें है 2025 की बात करें, 2025, इसमें 2 चीजें, एक है 2000, क्या है ये? शताब्दी। एक है 25, ये क्या है? वर्ष। क्लियर हो गया ना? शताब्दी और वर्ष में क्लियर है, ठीक है। तो साधारण वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसे साधारण शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? साधारण वर्ष की कहलाते हैं, श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। अब ये साधारण वर्ष की अगर बात करें तो जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर 1983 है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित तो नहीं होगा। 1983 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 2003 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 2007 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 2019 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब 4 से पूर्णतः विभाजित 2020 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। ये कैसे वर्ष हैं? ये सब 1983, 2003, 2007, 2019, है ना। अगर बात करें 2023 की तो ये भी 4 से पूर्णतः, ऐसे बहुत सारे वर्ष होंगे जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, तो ये साधारण वर्ष कहलाते हैं। अगर हम साधारण शताब्दी वर्ष की बात करें तो 4 से पूर्णतः विभाजित, जैसे आपको देख लो 11 400 से विभाजित होगा, मैंने कहा है शताब्दी को किससे देखें? 1100 नहीं होगा, जबकि 1200 हो जाएगा। 1100 नहीं होगा, ठीक है ना। और क्या नहीं होगा?
1600 हो जाएगा, 1700 नहीं होगा, ठीक है। 1800 नहीं होगा, 1800 भी नहीं होगा। अरे भाई 4×4 = 16, 4×5 = 20, 2000 हो जाएगा, 1800 नहीं होगा, ठीक है ना। 1900 ये भी नहीं होगा, 2100 ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे 2400 होगा। 2500 की बात करें तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है इतने 1983, 2003, 2007, 2019, 2023 ये सब क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात साधारण वर्ष हैं। और ये सब 1100, 1700, 1800, 1900, 2100, 2500 ये सब 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात साधारण शताब्दी वर्ष। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं, शताब्दी और वर्ष। इसमें वर्षों की संख्या को अलग करें तो 83 वर्ष आएगा, 1900 क्या आएगा शताब्दी। 2003 में अगर वर्षों की संख्या को अलग करें तो 3 आएगा, और 2000 क्या है शताब्दी। 2007 में अगर वर्षों की संख्या को अलग करें तो 7 वर्ष हो जाएगा 2000। 2019 में अगर वर्षों की संख्या को अलग करें तो 19 वर्ष हो जाएगा, और 2000 क्या हो जाएगा शताब्दी। ऐसे 2023 में हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये सब शताब्दी है। तो क्लियर होगा, जर्नल ईयर किसे कहते हैं, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अब दूसरी मैं बात करता हूँ इसकी, लीप ईयर या अधिवर्ष की। अब ये 4 से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि सारा खेल 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष के 24 दिन बढ़ते हैं, इसलिए 4 वर्ष। दूसरा आता है लीप ईयर। क्या आता है, लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं, या हिंदी में इसे बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष सॉरी, अधिवर्ष किसे कहते हैं, वह वर्ष जो पूर्णतया 4 से विभाजित विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अभी तक वो 4 से पूर्णतः विभाजित तो नहीं हो रहा था साधारण वर्ष, अभी ये 4 से पूर्णतः। वह वर्ष या ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष नहीं कहलाते हैं, बल्कि क्या कहलाते हैं, अधिवर्ष कहलाते हैं, या लीप ईयर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब शताब्दी लीप ईयर की बात करें, शताब्दी अगर इसमें शताब्दी अधिवर्ष, शताब्दी अधिवर्ष क्या होंगे, जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बस एक शब्द आगे लग गया शताब्दी। शताब्दी मतलब 100, शताब्दी अधिवर्ष वो भी कहलाते हैं। तो मैंने बताया अधिवर्ष किसे कहते हैं, वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, या शताब्दी अधिवर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। क्लियर है ना। तो अधिवर्ष क्या है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अधिवर्ष कहलाते हैं, ठीक है ना। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लें, अगर देख लें तो 1984 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 1984। 2004 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2012 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2016 4 से पूर्णतः, 2020 4 से पूर्ण, 2024 ये सब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अब मैं अगर शताब्दी की बात करूं तो 1200 400 से विभाजित, 1600 400 से, 2000 ये 400 से विभाजित हो जाएगा, 2400 400 से विभाजित हो जाएगा, 2800 400 से विभाजित हो जाएगा, 3200 400 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 1984, 2004, 2012, 2016, 2020, 2024 ये सब क्या है, अर्थात अधिवर्ष हैं। सात क्या है, अधिवर्ष अर्थात लीप ईयर है। 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 और 3200 ये क्या है, शताब्दी अधिवर्ष है। क्या है, शताब्दी मतलब ये 400 से डिवाइड हो जाएंगे, और ये सब किससे डिवाइड हो जाएंगे, 4 से। फिर मैं एक बार बता दूं, 1984 में वर्षों की संख्या कितनी है, 84 है, और 1900 क्या है, शताब्दी है। 2004 में वर्षों की संख्या 4 है, 2000 क्या है,
शताब्दी। 2012 में वर्षों की संख्या क्या है, 12 है, और 2000 क्या है, शताब्दी। क्लियर है ना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझ गए फिर कैलेंडर के सिर्फ क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके फिंगर टिप पे होंगे। कैलेंडर जादू में लगता है, ठीक है ना, तो जादू समझिए वही होगा, ठीक है ना, कैलेंडर बिल्कुल आसानी से है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जिसे जनरल ईयर बोलते हैं, इसमें साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे, तो आप जानते हैं 365 दिन। और हमने बताया था कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जी हाँ वही जो पहले बताया था, सप्ताह। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सप्ताह होती है। सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, क्योंकि 7 दिन बाद और 7 दिन पहले वही दिन रिपीट करता है। तो 365 दिन अगर इसे सप्ताह में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 52 सप्ताह। कितने सप्ताह बनेंगे, 52 सप्ताह बनेंगे। और 52 सप्ताह, एक दिन बच जाएगा, एक दिन बच जाएगा मतलब वो सप्ताह में कन्वर्ट नहीं होगा, एक दिन बच जाएगा, ठीक है, इसमें होता है। अगर मैं एक अधिवर्ष की बात करूं, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, एक अधिवर्ष की बात करूं तो इसमें भी 366 दिन होंगे और सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी 52 सप्ताह बनेगा, 52 सप्ताह बनेगा और प्लस 2 दिन बच जाएगा। कितने दिन बच जाएंगे, 2 दिन बच जाएंगे। अब इसमें एक दिन बचा, इसमें 2 दिन, सप्ताह बनने से सप्ताह। अब इनको ही हमको क्या बोल देते हैं, विषम दिन। क्या बोलते हैं, विषम दिन। क्या बोलते हैं, विषम दिन। क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं, ठीक है ना। एक ये है, एक दिन, ये 2 दिन। अब समझते हैं विषम दिन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अर्थात साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस एक दिन, एक विषम दिन। मतलब 7 सप्ताह बनने से जो बच गए वो एक दिन बच गया, सप्ताह बनने से बच गया तो 7 दिन से कम दिन को विषम दिन करते हैं, या 7 से भाग देने पर जो शेष बचे तो भी शेष जो बचेगा वो 7 से कम ही दिन बचेगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, विषम दिन बोलते हैं। तो मतलब 7 से कम दिन क्या होते हैं, 6 दिन होगा तो विषम दिन होगा, होगा 5 दिन होगा तो विषम दिन होगा, 4 होगा तो विषम दिन होगा, 3 होगा तो विषम दिन होगा, 2 होगा तो विषम दिन होगा, 1 होगा तो भी विषम दिन होगा। मतलब 7 से कम दिन या 7 से भाग देने पर जो शेष बच जाए, ठीक है। तो अर्थात एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या एक, याद रखिएगा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक। और एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2 भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2। जैसे मैं पूछूं कि 35 दिन, 35 दिन की बात कर रहा हूँ, 35 दिन, ठीक है ना। 35 दिन में कितने विषम दिन, तो इसे क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 पचे 35, कितना आएगा, 0 विषम दिन आएगा। कोई नहीं, अगर मैं पूछूं आपसे 32 में कितने विषम दिन, 32 दिन में, तो इसे 7 से भाग दे दीजिए, 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ कितने विषम दिन हो जाएंगे, अर्थात 4। तो ये 4 जो है 7 से कम है कि नहीं है, कम है, तो अर्थात यहाँ 4 विषम दिन हो जाएंगे। क्लियर है। तो ऐसे विषम दिनों की संख्या मतलब उसको 7 से कम, 6 5 4 3 2 1, ये सब विषम दिन होते हैं। क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। अर्थात ये ध्यान रखिएगा, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन और एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप विषम दिन समझ गए हैं, मैं कहूं कि 100 वर्ष में, 100 दिन में नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान देना, क्योंकि बहुत तो लोग 100 दिन का, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे भाई। अब 7 से भाग नहीं देना है भाई, 100 दिन नहीं पूछ रहा, 100 वर्ष पूछ रहा। तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 8 2 ऐसे 100 वर्ष जाएंगे ना। तो
1 से लेके 4 मैंने कहा 800 वर्ष तक जाएंगे, तो इसमें क्या होंगे, दो प्रकार के वर्ष होंगे। एक तो साधारण वर्ष होंगे और एक अधिवर्ष होंगे भाई। एक साधारण वर्ष होगा, एक अधिवर्ष होगा। तो सबसे पहले तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो 100 वर्षों में अधिवर्ष की संख्या और जर्नल ईयर की संख्या और क्या, लीप ईयर की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लीप ईयर की संख्या ज्ञात कर लें। मैंने कहा है लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष पे आएगा। तो मान लीजिए 1 से 100 वर्ष है, तो 1 2 एक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे गिनते जाए। तो पहला अधिवर्ष कब आएगा भाई, 4 वर्ष पे आएगा ना। पहला अधिवर्ष 4 वर्ष पर, दूसरा अधिवर्ष 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष फिर आएगा, तो 8 वर्ष पे तीसरा, 12 4 3 12 4 2 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 ऐसे करते चले जाएंगे। तो मतलब हम अगर 100 को भाग दे दें 4 से, लेकिन 100 क्या है यहाँ पर, शताब्दी। 100 क्या है, शताब्दी है। तो 100 अगर शताब्दी है तो हमने कहा शताब्दी को किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं। तो क्या 100 में 400 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे फिर हम कहते हैं प्रत्येक 4 वर्ष पे आता है अधिवर्ष। तो ये 100 को 4 से भाग दे रहे थे, नहीं जा रहा है क्योंकि 4 से नहीं दे सकते। 100 क्या है, शताब्दी है, 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो 100वां वर्ष जो आया होगा, जो आया है उसके 4 वर्ष पीछे चले जाएं। तो 100वें वर्ष के 4 वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो 100 में से 1 गया, 99, 2 गया, 98, 3 गया, 97, 4 गया, तो 96। तो 96 वर्ष है। ये 96 को 4 से भाग दे सकते हैं। अगर 96 को आप 4 से भाग देंगे, तो आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24। 96 को 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16। यहाँ भागफल से मतलब है 4 को भाग देने पर जो भागफल आए, क्या आए, शेषफल नहीं, भागफल आए, वही क्या होता, लीप ईयर। अब आप सोच रहे होंगे सर वहां, तो वो विषम दिन की मैं बात कर रहा था। 7 से भाग देने पर जो शेषफल आए वो विषम दिन होता है, ठीक है ना। 7 से भाग देने पर जो शेषफल आए उसे विषम दिन कहते हैं। लेकिन 4 से जब भाग देते हैं तो जो भागफल होता है, भागफल आता है, आप करके देख लीजिए, जो भागफल आता है वही क्या होता है, अधिवर्ष होता है या लीप ईयर होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या हो गया, 24 क्या हो गया, लीप ईयर हो गए। तो 100 में से 24 निकाल दो भाई, 100 में से 24 निकाल दो। तो 100 में से अगर 24 लीप ईयर निकल गए तो बचा कितना, इसे समझाने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं 100 वर्षों में, ठीक है ना। 100 में से 24 निकाल दो, कितना बचा, 76 बचा। क्या बचा, 76। 76 जनरल ईयर हो गया। तो एक जनरल वर्ष में, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या अभी बताया था 365 दिन में जब कन्वर्ट किया था 52 सप्ताह में, इसके जस्ट पहले। तो एक विषम दिन बचा था एक जनरल ईयर में। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती, एक, और एक अधिवर्ष में 2। तो एक अधिवर्ष में 2, तो 24 अधिवर्ष में 24 दूना 48, 76 और ये 48, इनको जोड़ लेंगे 76 और 48 को। 8 2 10 4 14 7 3 10 11 एक बार 124 दिन आया निकल के। इन दोनों को जब जोड़े तो कितना आया इसमें, 124 दिन। तो विषम दिनों की संख्या निकालनी है, 100 वर्ष में विषम दिन निकाल रहे हैं, विषम दिन। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना है, 124। 124 को किससे भाग देंगे, 7 से। मैंने कहा 7 से भाग देने पर जो शेष पर तो बच जाए, 7 एक 7, 3 2 5 54, 7 7 49, कितना बचा, 5। तो ये 5 जो है वो 7 से कम है कि नहीं है, तो 7 से कम है तो कितने विषम दिन हो गए, 5 विषम दिन हो गए। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई, 5। क्लियर है। मैंने कहा 100 वर्ष में कितने विषम दिन, तो अर्थात हमने इसको कन्वर्ट किया, 100 को 4 से भाग नहीं दे सकते हैं, हम इसको 400 से भी भाग नहीं दे सकते। तो 4 वर्ष पीछे चले जाते हैं, 4 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो 96, 100 में से 4 घटा दो 96। तो 96 को 4 से भाग दिया, 24 आया, 24 हमारा लीप ईयर आया। और 100 में से 24 निकाल दो, जो बच जाएगा वो किसमें चला जाएगा, साधारण वर्ष में चला जाएगा। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, इसलिए 76 गुणे 1 कर दिए। और एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो 24 गुणे 2 कर दिए। 24 दूना 48 आ गया, 76 का 76, दोनों को जोड़ दिए, 124 को 7 से भाग दे दिए, शेष आया 5। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5। क्लियर हो गया, विषम दिन निकालना जान गए, ठीक है।
तो अगर 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आई है 5, तो मैं कहूँ 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 5 + 5 बराबर आप कहेंगे 10। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि 7 दिन से कम होना चाहिए, या 7 से भाग देने पर जो शेष बच जाए। हाँ भाई, तो यहाँ 10 ही 7 से ज्यादा होगा ना, तो फिर 7 से भाग दे दो इसको, 7 से भाग दे देंगे तो 3 विषम दिन आया। कितना आ गया 200 वर्षों में, 3 विषम दिन, 3 विषम दिन आ गया 200 वर्षों में, आ गया 3 विषम दिन आ गया। ठीक है ना, ये 100 का है अलग है, ये 200 वर्षों में। अगर मैं कहूँ आपसे 300 वर्षों में, तो 5 + 5 + 5 15, 15 अब ये 7 से भाग दे दो 14, एक विषम दिन आएगा, एक विषम दिन हो जाएगा। क्लियर है ना, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब बेसिक जिस पे मैं मूल आपको लाना चाह रहा था 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 + 5 + 5 + 5 बराबर आप क्या कहेंगे, 5 × 20, नहीं 400 क्या है, 400 क्या है भाई, शताब्दी, लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी है। 4 क्या है, 4 वर्ष पर आता है लीप वर्ष, और ये 400 क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है ना, तो इसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे। हमने कहा लीप ईयर में, लीप शताब्दी में भी एक दिन बढ़ेगा, तो अर्थात 21 आएगा, 21/7 क्या आएगा, विषम दिनों की संख्या 0 विषम। बस मैं यही बताना चाहता था, ठीक है ना, कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि 400 लीप है, अर्थात 0। अब देख लो 400 के 400 से जितने भी 400 के डिविडेंड में आएंगे उसमें सब में 0 होगा, अर्थात 400 में 0 होगा, 4 दूनी 800 में 0 होगा, 1200 में 0 होगा, 1600 में 0 होगा, 2000 में 0 होगा, 2400 में 0 होगा, 2800 में 0 होगा, 3200 में 0 होगा। मतलब 400 से जो भी कट जा रहे हैं तो उसमें सब क्या होगा, 0। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। क्लियर हो गया, इस बात को ध्यान रखना, ये आगे काम देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, चलिए। तो ये चीजें आपकी रही आज की, कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कैलेंडर किसे कहते हैं, फिर साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, या जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। सब साधारण वर्ष मतलब साधारण शताब्दी हो जाएगा। अधिवर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ऐसे शताब्दी अधिवर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। मैंने आपको विषम दिनों की संख्या बताया, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। फिर मैंने आपको बताया कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन आते हैं, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ये बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि हम एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो उन 12 महीने के कोड जानते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना कोड होता है, तो उस कोड को जान लेते हैं कि 12 महीने के कोड क्या है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कैलेंडर का, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कुछ भी समझ लो, कैलेंडर खत्म हो गया, आपके फिंगर टिप पे है। तो 12 महीने जनवरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं 12 महीने, ठीक है ना। तो 12 महीने के कोड मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। एक तो ये लिख लेते हैं जनवरी, जनवरी के बाद आता है फरवरी, के बाद आता है मार्च, मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, फिर आता है जुलाई, फिर आता है अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, और फिर आता है नवंबर, और फिर आता है दिसंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके कोड है 1440250361446, ठीक है ना। अभी मैं आपको विद इन सेकेंड याद करवा देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, तीन के स्लॉट्स में बांट लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है मैं आपको बना दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। जब 7 से भाग देते हैं
तो शेषफल देखते हैं, क्या देखते हैं, शेषफल मैंने बताया हुआ है। 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल या तो 1 आता है आएगा, या तो 2 आएगा, या तो आपका 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, और या तो 0 या 7, जो है 7 है तो 7 ही आएगा, या तो 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर 1 आता है तो 1 पर आएगा संडे। ये सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, बस जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, सब कुछ क्लियर होगा, सब क्लियर होगा। संडे 1 पर होगा, अगर 1 बजता है, 2 पर होगा मंडे, 3 बजता है तो ट्यूसडे होगा, 4 बजता है तो वेडनेसडे, वेंसडे बोलते हैं, 5 बजता है तो थर्सडे, 6 बजता है तो फ्राइडे, 0 या 7 बजता है तो सैटरडे। फिर मतलब पहला दिन संडे होगा, अगर 1 बच रहा है तो संडे, तो बाकी तो ऑटोमेटिक, अगर 1 पर संडे है तो 2 पर मंडे, 3 पर ट्यूसडे, 4 पर वेंसडे, और 5 पर थर्सडे, और 6 पर फ्राइडे, और 7 या 0 पर सैटरडे। तो ये हो गया। दूसरा जो होता है सेंचुरी, सेंचुरी सेंचुरी मतलब शताब्दी को हम 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो 400 से भाग देने पर शेषफल और उसका कोड, तो शेषफल और उसका कोड 400 से भाग देते हैं। तो सेंचुरी को 400 से भाग देने पर शेषफल या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, या तो 0। इसके अलावा किसी भी सेंचुरी को आप भाग दे, कोई भी सेंचुरी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं कुछ आ गया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और देख लीजिए, या तो 100 आएगा, या तो 200, या तो 300, या तो 0। और 100 का कोड होता है 4, 200 का 2, 300 का 0, और 0 का 6, ठीक है ना। तो इतनी बात आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, पहले ले चुके, ठीक। अब देखो इसको याद कैसे करना, ठीक है ना, और इसका अप्लाई जो बताएंगे वो कैसे करना है। इसको याद सबसे पहले देखिए, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हैं, ठीक। अब इन 3 महीने का कोड क्या है, 144। जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड क्या है, 144 है। अप्रैल, मई, जून का है 025, और जुलाई, अगस्त, सितंबर का है 036, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का है 146। तो सबसे पहले क्या है, 144, क्या है 144, फिर क्या है 025, तो मेरे साथ बोलिए 144, 025, फिर क्या है 036, 146, ठीक है ना। 3-4 बार बोल लीजिए, 144, 025, 036, 146, कन्फर्म है, याद हो जाएगा। 144, 025, 036, 146, याद हो गए, ठीक, विद इन सेकेंड याद हो गया, ठीक है। अब पहला दिन क्या होता है, संडे होता है, पहला दिन क्या होता है, संडे। तो अगर पहला दिन 7 से भाग देंगे, अभी लास्ट में आपको पता चलेगा ये कहाँ से आया है, टेंशन मत, बस इतना जान लीजिए। अगर 1 बचता है 7 से भाग देने पर, 7 से किसी चीज को जब आप नंबर अभी ऐड करेंगे, जब सारी चीजें निकालना होगा, 7 से भाग देने पर अगर शेषफल 1 आता है तो 1 नंबर पे क्या आएगा, संडे, मतलब पहला दिन क्या होगा, संडे, आपका पहला दिन संडे, मतलब 1 नंबर पे संडे। अगर 1 नंबर पे संडे तो जाहिर सी बात है, और आपको याद करने की जरूरत नहीं, 1 पर संडे है तो 2 पे मंडे है, 3 पे ट्यूसडे है, 4 पर वेडनेसडे, 5 पर 5 पर क्या है, थर्सडे, और 6 पर फ्राइडे, और 0 या 7 पे सैटरडे, क्लियर। अब आते हैं सेंचुरी, सेंचुरी को किससे भाग देते हैं, हमने पहले भी बताया 4 से भाग देते हैं। किसी भी सेंचुरी को आप भाग दे लीजिए, 100, 200, 300, 0, शेषफल, शेषफल कितना आएगा, किसी भी सेंचुरी को भाग देने पर शेषफल 100, 200, 300 या 0, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और इसका कोड है 4206, 4206, क्या है 4206। किसी भी सेंचुरी को भाग देने पर शेषफल 100, 200, 300, 0 आएगा, और इसका कोड है 4206। तो फोन नंबर समझ लो एक प्रकार से, रटा क्या है 4206, क्या है 4206, तो ठीक है ना, क्लियर है। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ कि 12 महीने का कोड क्या बताया, 144, 025, 036, 146, पहला दिन संडे, और किसी भी सेंचुरी को भाग देंगे तो 400 से भाग देंगे तो शेषफल 100, 200, 300, 0 आएगा, उसका कोड होता है 4206, क्लियर है ना। आई होप आपको ये
जितना मैंने कैलेंडर का बेसिक चीज़ बताया है वो समझ में आया होगा। तो जहाँ भी कहीं दिक्कत हुई होगी या नहीं समझ में तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और कितना मज़ा आ रहा है बताते रहिए, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पे ही कैलेंडर शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो बाकी टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, आपने शिद्दत से अगर कोई चीज़ चाह ली है तो वो टफ नहीं है ना। और कहते हैं जज्बा रखिए, हौसला रखिए, यही जज्बा रहा, कहते हैं ना, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, और जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, और जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।